हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस। तो लास्ट वाली वीडियोस में ना हमने इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। बट मैंने ये आपको पहले भी बोला था कि न्यूक्लियोफाइल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। बट जो न्यूक्लियोफिलिसिटी टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस में काफ़ी जगह पे ये अप्लाई होने वाला है। मतलब अगर हमें दो न्यूक्लियोफाइल्स को कंपेयर करना हो कि विच इज़ अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी के कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ेंगे। जो फैक्टर्स आज हम पढ़ने वाले हैं ये सारे लगा के आप बता सकते हो कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल बेटर न्यूक्लियोफाइल है। तो वैसे तो इस वीडियो का टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी, बट बेसिसिटी पे जाने से पहले हम सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिसिटी देखेंगे और उसके बाद दोनों को कंपेयर करेंगे। तो अभी हम इतना सारा कुछ पढ़ के आए हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं तो आप इजीली बता दोगे। न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इजी सा है, बहुत जनरल सा डेफिनेशन है। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। न्यूक्लियोफिलिसिटी होता क्या है? न्यूक्लियोफिलिसिटी आप नाम पढ़ के खुद से भी बता सकते हो। इट इज बेसिकली टेंडेंसी और एबिलिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स टू डोनेट electrons, right? Nucleophilicity is basically tendency of a nucleophile to donate electrons। ठीक है, तो अभी देखो फैक्टर्स हम पढ़ने वाले हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। बट उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप हमेशा याद रखेंगे, और अगर आपको ये वाला पॉइंट याद रहेगा तो सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर लोगे। वो क्या है? न्यूक्लियोफिलिसिटी is proportional to polarizability। अब यहाँ पे जो मैंने टर्म लिखा है ना, पोलराइजेबिलिटी, आप में से हो सकता है बहुत लोगों को पता होगा, बट बहुत लोगों को शायद ना पता हो। तो ये वाला जो चीज है पोलराइजेबिलिटी, ये हमने कहाँ देखा था? ये हमने देखा था फजान्स रूल में, है ना। अब आई डोंट नो आप में से कितनों को याद है, कितने भूल चुके हो, तो मैं यहाँ पे दोबारा से बता दूंगी ब्रीफ में, जिससे हमारा काम हो जाए। ठीक है, तो पोलराइजेबिलिटी क्या होता है? Polarizability is basically tendency of an anion to get distorted in presence of a cation। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ एन अनायन टू गेट डिस्टॉर्टेड इन प्रेजेंस ऑफ ए केटायन। सिंपल सा मतलब ये है कि जब हम अनायन के पास एक कटायन को लाते हैं तो अनायन की शेप में कुछ डिस्टॉर्शन हो जाती है। ठीक है, अनायन आइडियली हम कंसिडर करते हैं कि वो स्फेरिकल है, बट जब उसके पास हम कैटायन को लाएंगे तो उसके शेप में डिस्टॉर्शन हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। अब डिस्टॉर्शन होता क्यों है वो देखते हैं। Positive ion attracts the outermost electron of an ion and repels its nucleus। Sorry, this causes distortion or polarization of an ion। ये तो हमें पहले से पता है ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है? अट्रैक्शन। तो देखो, सपोज इनिशियली एक कैटायन और एक अनायन है। ठीक है, ये हमारा कैटायन, ये अनायन। बिफोर पोलराइजेशन ये सिचुएशन रहने वाली है। बिफोर पोलराइजेशन क्या है? हमारा जो अनायन है वो स्फेरिकल ही है, बट पोलराइजेशन क्यों हो रही है? जैसे जैसे हम कैटायन को अनायन के पास लाएंगे, कैटायन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज,
तो ये क्या करेगा, अनायन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बट अनायन का जो न्यूक्लियस होगा वो तो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा एंड पॉजिटिव में रिपल्शन होगा। मतलब कैटायन इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करेगा बट अनायन के न्यूक्लियस को रिपेल करेगा। इस अट्रैक्शन और रिपल्शन का कंबाइंड इफेक्ट होता है डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो आफ्टर पोलराइजेशन क्या होने वाला है, आफ्टर पोलराइजेशन अनायन हमारा सपोज पहले कुछ ऐसा स्फेरिकल था, तो डिस्टॉर्शन के बाद अनायन कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि कैटायन ने इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लिया। इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन एंड टेंडेंसी ऑफ एन अनायन टू गेट पोलराइज्ड और डिस्टॉर्टेड, इसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी। तो ये वाली बात अब आपको समझ आ गई है। ठीक है, ओके। अब एक बात और है जो आप ध्यान रखेंगे, पोलराइजेबिलिटी is directly proportional to size of the anion. अब इसका क्या मतलब है, साइज ऑफ द अनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेबिलिटी, मतलब जितना बड़ा अनायन होगा वो उतना ही इजिली पोलराइज्ड हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, इसका भी रीजन हमें ऑलरेडी पता है। आपको पता है कि लार्जर अनायंस में क्या होने वाला है, larger anions have loosely held outer और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना। जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो क्या होता है, न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम होता है, और दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे लार्जर अनायंस में वो लूजली हेल्ड होंगे, है ना। जितना ज्यादा न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है उतना ज्यादा टाइटली हेल्ड होता है। बट अगर साइज बढ़ गया, सपोज साइज बढ़ने से क्या होगा, शेल्स आ जाते हैं बहुत सारे। तो अगर मैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो वो न्यूक्लियस से काफी दूर है, तो न्यूक्लियस का होल्ड इतना नहीं रह जाता आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, जिसकी वजह से वो इजिली डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, मतलब इजिली कैटायन उनको अट्रैक्ट कर लेता है। दैट इज वाई पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द अनायन। ओके, अब सपोज हम बात करते हैं ग्रुप्स में, फ्लोरीन है सपोज, फ्लोरीन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, है ना, ये सारे सेम ग्रुप के हैं। ग्रुप 17, तो क्या होता है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, है ना, साइज इंक्रीजेस देयरफॉर पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई आपको। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख के आए हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी, है ना, फिर से लिखती हूं मैं, एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या रहने वाला है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो पहला फैक्टर हमने यही देख लिया कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब दूसरी चीज, साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या रिलेशन है, आपको पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर से इनकी बात करते हैं। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है ना, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी। तो फिर से इन दोनों को आप लिंक कर सकते हो, यहां से क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
न्यूक्लियोफिलिसिटी। सही है, ओके। ये हमने दो फैक्टर्स देख लिए, एक है साइज और दूसरा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब एक और बहुत सिंपल सा है फैक्टर, वो क्या है? थर्ड, इफेक्ट ऑफ चार्ज। If donor atom is same, charged is a better nucleophile than the uncharged one. सपोज एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा ROH एंड RO-, तो इसमें भी जो लोन पेयर है वो ऑक्सीजन पे है, तो यहाँ पे भी जो डोनर एटम रहने वाला है, दोनों ही केसेस में ऑक्सीजन रहने वाला है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, है ना। डोनर एटम दोनों में सेम है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन इज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज। तो हमने क्या लिखा कि अगर डोनर एटम सेम होगा तो चार्ज्ड वाला जो स्पीसीज है वो हमेशा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा अनचार्ज्ड वाले से। तो इन दोनों में अगर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करूं तो RO- की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, ओके। अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टू बी डोनेटेड। नेचर का क्या मतलब है? देखो, इलेक्ट्रॉन पेयर दो टाइप के हो सकते हैं, एक है लोकलाइज्ड और एक है डीलोकलाइज्ड। अब इसका क्या मतलब है लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड? तो सिंपल सा मतलब है, लोकलाइज्ड का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर रिमेन्स ऑन अ सिंगल एटम, इलेक्ट्रॉन पेयर remains on a single atom. Is shared, delocalized का क्या मतलब है? Is shared by multiple atoms due to delocalization। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मैंने लिखा एक एलिफेटिक अमीन RNH2 और एक एरोमेटिक वाला लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पे जो लोन पेयर नाइट्रोजन का है वो नाइट्रोजन पे ही रहने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक सिंगल एटम पे है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इन दिस केस लोन पेयर इज लोकलाइज्ड। ठीक है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन होने की वजह से, कॉन्जुगेशन कैसे देखते हैं? कॉन्जुगेशन तब होता है जब या तो दो डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड हो, या तो एक लोन पेयर और एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड हो, या कोई नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड हो, तब होता है कॉन्जुगेशन। है ना, ये सारी बातें पता है हमें ऑलरेडी। ओके, तो देखो यहाँ पे लोन पेयर और डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड हैं, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो सकता है। कॉन्जुगेशन कैसे होगा, मैं सारा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके नहीं दिखा रही, बट नाइट्रोजन का ये वाला लोन पेयर यहाँ पे आएगा एंड डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा। फिर सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज था वो इधर मूव करेगा एंड ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे मूव कर जाएगा। तो होता क्या है, डीलोकलाइजेशन की वजह से जो लोन पेयर पहले नाइट्रोजन पे था वो पूरे रिंग में मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोन पेयर है वो सिर्फ नाइट्रोजन पे नहीं है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, एक स्टेप में दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड NH2। अब नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड्स हो गए, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव एंड दिस।
ये रहने वाला है। फिर नेक्स्ट स्टेप में कुछ ऐसा होगा। तो अब देखो डीलोकलाइजेशन की वजह से यहाँ पे लोन पेयर था पहले, बट अब तो नहीं रहा ना लोन पेयर। तो यहाँ पे जो लोन पेयर है वो मल्टीपल एटम्स पे मूव कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। ओके, अब आप एक पॉइंट लिखेंगे, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड more effectively or easily than delocalized one. अगर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाता है तो उसकी डोनेट होने की टेंडेंसी कम हो जाती है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं डोनर एबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, उसकी ज्यादा होगी जिसपे इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइज्ड हो। ये हम देखते हैं एक एग्जांपल से। सपोज मैंने लिखा RO- और दूसरा सपोज ये ले लिया, तो यहाँ पे अगेन दोनों ही केसेस में जो नेगेटिव चार्ज है वो तो ऑक्सीजन पे है, मतलब डोनर एटम हमारा ऑक्सीजन ही रहने वाला है। बट इस केस में क्या है, लोकलाइज्ड है ये, कॉन्जुगेशन तो हो नहीं सकता। बट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है, तो यहाँ पे ऐसे कॉन्जुगेशन हो सकता है ना। तो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये है डीलोकलाइज्ड, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। ठीक, ओके। अब नेक्स्ट फैक्टर है, फोर्थ फिफ्थ आएगा। फिफ्थ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अल्फा इफेक्ट। अल्फा इफेक्ट क्या होता है, पहले डेफिनेशन देखते हैं। इफ हेटेरो एटम containing lone pair of electrons is present adjacent to the donor atom, it increases the energy of HOMO। अब हम पहले देख के आए हैं कि अगर होमो की एनर्जी इंक्रीज करती है तो क्या होता है, डोनर एबिलिटी इंक्रीज करती है ना। डोनर एबिलिटी इंक्रीज करेगी मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इंक्रीज करेगी। ये सारी चीजें हम पहले देख के आए हैं। देयरफॉर न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। सही है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज NH3 है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, NH3 के एक H को रिप्लेस करा के NH2 लगा दिया, तो बन गया हमारा NH2। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या लिखा था, हेट्रो एटम कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एडजेसेंट टू द डोनर एटम। डोनर एटम क्या है, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। ठीक है, अब नाइट्रोजन के एडजेसेंट हमने एक और नाइट्रोजन लगा दिया जिसके पास लोन पेयर है, तो इसकी वजह से क्या होता है, होमो की एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। और हमें पता है हायर इज द एनर्जी ऑफ होमो, हायर इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, तो इन दोनों में से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होने वाला है, ये वाला होने वाला है, ड्यू टू अल्फा इफेक्ट। ओके, एक और चीज देखते हैं, NH3 NH2OH। यहाँ पे हमने फिर से क्या किया, नाइट्रोजन था डोनर एटम, इसके एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस करा दिया OH से। O के पास लोन पेयर है तो यहाँ पे अल्फा इफेक्ट आएगा,
है ना, क्योंकि कंडीशन था ऐसा एटम लगाना है जिसपे लोन पेयर हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि ऑक्सीजन क्या दिखा सकता है, माइनस आई इफेक्ट, है ना। तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से वो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर सकता है। अगर सपोज मैं इसको ऐसे दिखाऊं, ठीक है, और NH3, ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन को देगा ही, ले नहीं सकता, है ना। इन सारे बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन किसकी साइड होंगे, नाइट्रोजन के साइड होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। बट इस वाले केस में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, है ना। तो ये थ्रू माइनस आई क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल कर सकता है। तो ये वाला डाउट आपके मन में आ सकता है कि OH माइनस आई की वजह से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा होगा उतना इजिली डोनेशन हो पाएगा। तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि इन केस ऑफ एल्फा इफेक्ट, inductive effect is not considered. Inductive effect is not considered. Okay. ये वाली बात आप ध्यान में रखेंगे। ओके, अब ना एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ये है और ये है, ठीक है। इसमें आपको बताना है डोनर एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, कार्बोनिल ऑक्सीजन लिख लेते हैं। ठीक है, और एक बात और आपको पता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या है, डोनर एबिलिटी ही तो है। तो इन दोनों टर्म्स को हम एक दूसरे के लिए यूज कर सकते हैं कि डोनर एबिलिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों सेम ही है। ठीक है, तो आपको बताना है डोनर एबिलिटी ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स तो हैं, बट नाइट्रोजन के लोन पेयर्स यहाँ पे कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन पे फर्दर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा ड्यू टू कॉन्जुगेशन। क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ जाएगा और ये वाला बॉन्ड ऐसे शिफ्ट करेगा। तो सिचुएशन कुछ ऐसी रहने वाली है कि O पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और CH2। ठीक है, तो पहले ऑक्सीजन न्यूट्रल था, अब कॉन्जुगेशन की वजह से ये चार्ज हो चुका है। ठीक है, ओके, अब इस वाले में भी सेम ऐसा ही होने वाला है। अब बात ये है कि दोनों ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो डोनर एबिलिटी कंपेयर करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। डोनर एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, जिस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा उसकी डोनर एबिलिटी भी ज्यादा होगी। सपोज इसको मैंने बोल दिया A, इसको बोल दिया B। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये अल्फा इफेक्ट लगा सकता है, तो अल्फा इफेक्ट की वजह से इस वाले नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना। यहाँ पे अल्फा इफेक्ट लग रहा है। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन, तो B में ज्यादा रहने वाला है A से ड्यू टू अल्फा इफेक्ट, है ना। तो
अब इस वाले नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन को दे पाएगा, है ना। ये वाली बात आपको समझ आ रही है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे होगा उतना ही ज्यादा कॉन्जुगेशन के थ्रू ऑक्सीजन पे जा पाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि बी वाले केस में अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन की, तो बी वाले केस में ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहने वाली है ना। तो डोनर एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड बी वाले केस में ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, दैट इज वाई बी की डोनर एबिलिटी ए से ज्यादा होगी। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ आ गई। ओके, अब ना एक और चीज है, न्यूक्लियोफिलिसिटी को एक और फैक्टर इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो क्या है? टाइप ऑफ ग्रुप्स अटैच्ड विथ डोनर एटम। ओके, अब इसका क्या मतलब है देखते हैं। सपोज हमने एक लिया NH3 ही ले लेते हैं, और दूसरे केस में हमने क्या किया, H को रिप्लेस करा दिया CF3 से। CF3 क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग थ्रू माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, ठीक है। और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में तो ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, क्योंकि कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम्स लगे हुए हैं। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा है, वैसे ही रहने देती हूँ। फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपैरिजन में, है ना। तो फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, इसकी वजह से कार्बन पे बहुत ज्यादा डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और मैंने आपको पहले बोला है कि किसी भी एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर जाती है ना। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करा देता है, जिसकी वजह से कार्बन फिर इलेक्ट्रॉन पुल करने लग जाता है। तो ओवरऑल CF3 क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। अब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, बट यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस केस में ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी, देयरफॉर न्यूक्लियोफिलिसिटी इस केस में NH3 की ज्यादा होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? ओके, अब हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। ओके, सपोज अगर मैं लिखूं NH2 माइनस OH माइनस F माइनस, ये सारे सेम पीरियड के हैं। N माइनस है डोनर एटम, यहाँ ऑक्सीजन है डोनर एटम, यहाँ फ्लोरीन है डोनर एटम। तो सारे ही सेम पीरियड के हैं। और आपको पता है कि पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो क्या होता है? साइज डिक्रीज करता है। तो इन तीनों में अगर मैं ऐसे मूव करूंगी लेफ्ट टू राइट, तो साइज डिक्रीज करेगा। साइज डिक्रीज करने का क्या मतलब है? पोलराइजेबिलिटी भी डिक्रीज करेगा, देयरफॉर न्यूक्लियोफिलिसिटी भी डिक्रीज करेगा, है ना। तो इसमें से सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन होगा? NH2 माइनस। ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई आपको? तो पीरियड में हम बोल सकते हैं इन पीरियड्स as we move from
लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस। अब देखते हैं ग्रुप्स में। ग्रुप्स में क्या होता है? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। As we move down the group, size increases, therefore polarizability increases, therefore nucleophilicity increases, है ना? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी आयोडाइड आयन की मैक्सिमम होगी और फ्लोराइड आयन की मिनिमम होगी। तो हम बोल सकते हैं इन ग्रुप्स as we move from top to bottom, nucleophilicity increases। ठीक है, इतनी बात आप याद रखेंगे। ओके, तो आई गेस न्यूक्लियोफिलिसिटी में इतनी बातें काफी है। आगे हम बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंपेयर करेंगे, बट उसके पहले बेसिस होते क्या है, अब कंफ्यूजन शुरू होगा। जैसे बेसिस का अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो बेसिस आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज which can donate इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि जब आप न्यूक्लियोफाइल्स पढ़ा रहे थे तब भी तो सेम डेफिनेशन था, न्यूक्लियोफाइल्स भी इलेक्ट्रॉन रिच होते थे और वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते थे। तो इन दोनों का अलग अलग नाम क्यों है? न्यूक्लियोफाइल्स और बेसिस अलग अलग क्यों है जबकि काम दोनों को सेम करना है ना? तो ये सारी चीजें हम आज सीखने वाले हैं। तो देखो, मैं मानती हूँ कि बेसिस भी इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, बट डिफरेंस पता है कहाँ पे होता है? डिफरेंस होता है सेंटर ऑफ अटैक का, कि किस सेंटर को अटैक कर रहे हैं। तो देखो, बेसिस का मतलब है क्या? एसिड बेस रिएक्शन से इनका रिलेशन है ना? एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है आपको पता है? एसिड हम किसको बोलते हैं? which can donate H प्लस, है ना? एसिड्स आर स्पीसीज विच कैन डोनेट H प्लस। तो बेस का काम क्या होता है? बेस जाके एसिड से H प्लस निकाल के ले आता है। सपोज एक फेमस सा एग्जांपल है HCl प्लस NaOH। ये तो सबने देखा होगा। HCl क्या है? एसिड है। NaOH क्या है? बेस है। तो प्रोडक्ट क्या बनता है? NaCl प्लस H2O, है ना? बेस क्या करता है? अपना OH माइनस देता है और एसिड का H प्लस रिलीज करवा देता है जिससे H2O फॉर्म हो जाता है ना? तो डिफरेंस क्या है न्यूक्लियोफाइल्स और बेस में? वो जिस सेंटर पे अटैक करते हैं उसका डिफरेंस है। बेसिस आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज विच अटैक प्रोटॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो प्रोटॉन पे अटैक करते हैं उनको हम बोलते हैं बेसिस, और ऐसे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो कि और किसी भी सेंटर पे अटैक करे एक्सेप्ट प्रोटॉन आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स। एनी अदर इलेक्ट्रॉन रिच सॉरी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज which attack any other center are called nucleophiles। ठीक है, अब ये मैं क्या बोल रही हूँ ये हम समझेंगे एग्जाम्पल से। सपोज हमने एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पकड़ लिया OH माइनस। ठीक है, OH माइनस के दो टाइप के रिएक्शंस देखते हैं। पहला रिएक्शन सपोज RCOCl के साथ है
तो इसमें प्रोडक्ट बनने वाला है हमारा RCOOH प्लस Cl माइनस। दूसरा रिएक्शन अगर मैं OH माइनस का कराऊं फिनॉल के साथ, तो प्रोडक्ट क्या रहने वाला है, O माइनस प्लस H2। देखो दोनों ही केसेस में लिया तो हमने OH माइनस ही है, बट ये अलग अलग काम कर रहा है। यहाँ पे OH माइनस ने क्या किया, जाके इसने यहाँ पे अटैक किया है, कार्बोनिल कार्बन कार्बोनिल कार्बन पे अटैक किया, और फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया। जब ये बॉन्ड वापस आएगा तो क्लोरीन बाहर आ जाएगा। तो इस रिएक्शन में यही काम हो रहा है। यहाँ पे OH माइनस ने कार्बन पे अटैक किया, बेसिकली पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन्स डाले हैं, है ना। ये वाली चीज हमने ये वाली चीज हमने पहले देखी हुई है कि OH माइनस के अटैक करने से पाई बॉन्ड, देखो यहाँ पे हुआ क्या होगा, OH माइनस ने जब अटैक किया होगा तो कुछ ऐसा बना होगा, है ना। फिर जब ये वापस आएगा तो Cl माइनस निकल जाएगा। तो OH माइनस के आने से पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है, मतलब OH माइनस ने अपने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे डाले हैं, पाई स्टार में, क्योंकि जिसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स जाता है वो वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ये हमने पहले देखा था, है ना। अब यहाँ पे OH माइनस क्या कर रहा है, हमें पता है कि फिनॉल का जो हाइड्रोजन होता है वो होता है एसिडिक। तो यहाँ पे OH माइनस ने फिनॉल से एसिडिक हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लिया, वाटर फॉर्म हो गया और ये बन गया फिनॉक्साइड आयन। तो दिस इज बेसिकली अ एसिड बेस रिएक्शन है, ये एसिड बेस रिएक्शन। तो इस वाले रिएक्शन में OH माइनस इज एक्टिंग एज अ बेस बिकॉज इट इज एब्स्ट्रैक्टिंग अ प्रोटोन, है ना। बट फर्स्ट वाले रिएक्शन में OH माइनस इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहाँ पे इसने प्रोटोन को छोड़ के किसी और सेंटर पे अटैक किया है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ आ गई कि न्यूक्लियोफाइल्स और बेसिस दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। हमने एग्जाम्पल देखा कि OH माइनस ही न्यूक्लियोफाइल के जैसा भी एक्ट कर सकता है और बेस के जैसा भी एक्ट कर सकता है। डिफरेंस कहाँ पे आता है, वो किस सेंटर पे अटैक करते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें अगर क्लियर है तो यहाँ तक आप रिवाइज करेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।